दिग्गज संगत में फिर होगी कांग्रेस की पंगत। क्या दोहरा पाएंगे 2018 वाली फॉर्म? 2023 की तैयारी में जुटी दिग्गज। 2018 के चुनाव में संगत में पंगत मैंने की कि नहीं की, और अब मैं पूरे कांग्रेसियों को एक करने के लिए इस दशहरे के बाद पूरी प्रदेश का दौरा करेंगे। दिग्विजय सिंह ने संकेत दिए हैं कि वो 2018 वाली फॉर्म में फिर दिखाई देंगे। मिशन 2023 के लिए उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। एमपी कांग्रेस में दिग्विजय सिंह ही एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने 2018 के चुनाव में न सिर्फ कांग्रेस को एकजुट किया था, बल्कि कांग्रेस के लिए सत्ता की राह आसान की थी। अब एक बार फिर दिग्विजय सिंह उसी राह पर हैं। हाल में उनकी तरफ से आए बयान भी इशारा करते हैं कि वो खास रणनीति पर काम में जुट गए हैं कि ये ध्यान बांट रहे हैं लोगों का, हिंदू मुसलमानों के बीच में लड़ाई करा कर। मेरे पास ऐसी शिकायतें आ रही, मैंने उसकी जांच नहीं की है, कि कुछ गरीब मुसलमान लड़कों को पैसा देकर खुद ही पत्थर फेंकवाते हैं भाजपा के लोग। फैक्ट है क्या सर ये आपके पास? ये मेरे पास फैक्ट्स नहीं आए हैं, मैं उसको चेक कर रहा हूँ, मैं इसलिए आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो जानकारी आ रही बता रहा हूँ आपको, इसको मैं चेकअप करूंगा, उसकी बात करूंगा। अब रामनवमी में और हनुमान जयंती में तलवारें और बंदूकें और भाले लेने की जरूरत क्या है? 230 सीटों में से मालवा निमाड़ की 24-25 सीटों पर अल्पसंख्यक वोटर असर डालते हैं, इसलिए दिग्विजय सिंह की नजर मुस्लिम वोटर्स पर भी है। इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह की संगठन में पकड़ और हर नेता से सीधा कनेक्शन कांग्रेस को एकजुट करने में मददगार है। दिग्विजय सिंह की नाराज नेताओं के साथ ट्यूनिंग भी किसी से छिपी नहीं है, फिर चाहे अरुण यादव की बात कर लें या फिर अजय सिंह की। बीजेपी भी ये अच्छे से समझती है कि 2023 में दिग्विजय सिंह उनके लिए चुनौती होंगे। जाहिर है वो बीजेपी के सीधे टारगेट पर है। क्या हो गया दिग्विजय सिंह जी, आपको समझ ही नहीं आ रहा है। पहले तुष्टीकरण की राजनीति में एक कौम को संतुष्ट करने के लिए सेना पे सवाल उठाए, पुलिस पे सवाल उठाए, न्यायपालिका पे सवाल उठाए, और अब उस कौम को ही आपने बिकाऊ बता दिया कि पैसे लेके पत्थर फेंकते हैं। आपने एक बात तो स्पष्ट करी थी कि पत्थर अब कहां से आए थे और किसने फेंके थे, लेकिन आपको ये अधिकार, आपका क्या सबूत है कि उस कौम ने पैसे लेके पत्थर फेंके? किसी कौम के बारे में ऐसा बोला, किसी व्यक्ति के बारे में बोलते तो शायद इतनी पीड़ा ना होती, पर एक कौम को बदनाम करने का काम आपने किया है, वो भी इस पवित्र मास में। अच्छा नहीं किया। जानकार मानते हैं कि दिग्विजय सिंह ही बिखरी कांग्रेस को एक सूत्र में बांध सकते हैं, लेकिन उनकी छवि का खामियाजा भी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। इधर बीजेपी भी 2018 से सबक लेकर बैठी है। उसकी कांग्रेस की हर गतिविधि पर पैनी नजर है। दिग्विजय सिंह को चुनौती के तौर पर लेते हुए बीजेपी ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया है। ऐसे में दिग्विजय सिंह कितने सफल होंगे ये तो वक्त ही बताएगा। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है दिग्विजय रिटर्न्स। तो क्या दिग्विजय सिंह जी जिस तरह वापसी करने की बात कर रहे हैं, उस वापसी में वही उनका अंदाज और वही उनकी चमक जो 2018 में देखी गई थी, क्या वही होगी? क्योंकि वक्त की नदी में बहुत पानी बह चुका होता है, तो कई बार फिजाओं में ये गाना भी गूंजता रहता है कि मेरे महबूब पहली सी मोहब्बत न मांग। अब दिग्विजय सिंह जी इन परिस्थितियों में, जबकि बीजेपी चुनाव जीतने की एक मशीन में अपने को लगभग बदल चुकी है, और उत्तर प्रदेश सहित हाल ही में जो 4 राज्यों के नतीजे हैं, 5 राज्यों में जहां चुनाव हुए, वहां बीजेपी ने जिस तरह से उत्तराखंड और गोवा, इन 2 राज्यों में जहां कोई दांव लगाने के लिए तैयार नहीं था कि बीजेपी यहां सफलता हासिल कर सकती है, और अब जबकि डबल इंजन की सरकार का नारा फिजाओं में गूंजता है और अमित शाह जी और जेपी नड्डा और बीजेपी के तमाम स्ट्रैटेजिस्ट ये मानकर चलते हैं कि कोई कोर कसर नहीं छोड़ना है। डबल इंजन का मतलब ये है कि राज्य में चुनाव जीतने की व्यवस्था में भी केंद्रीय व्यवस्था का एक डोमिनेंस नहीं तो एक इक्वल पार्टनरशिप होना बहुत ज़रूरी है, और उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने ये करके बताया। ख़ासतौर से वेस्टर्न यूपी में जहां किसान आंदोलन का प्रभाव माना जा रहा था, वहां अमित शाह जी की स्ट्रैटेजी ने कमाल किया। लेकिन दिग्विजय सिंह जी पुराने खिलाड़ी हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो अपनी पार्टी को जितना अच्छे से जानते हैं, उतने ही अच्छे से वो भारतीय जनता पार्टी को भी जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी की युवा पीढ़ी के साथ
सीनियर जो जनरेशन है उसके नेताओं के भी मूवमेंट्स, उनके व्यवहार और उनके राजनीतिक स्वभाव पर भी उनकी गहरी निगाह रही है और वो उसको समझते हैं। तो क्या ये दिग्विजय सिंह, जिनकी नर्मदा यात्रा 125 विधानसभा सीटों से गुजरी थी और पंगत में संगत या संगत में पंगत, जो भी कह लीजिए आप, उसने एक बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा था, वो इस बार भी इम्पैक्ट छोड़ पाएगा? आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। भोपाल स्टूडियो में मेरे साथ हैं आशीष अग्रवाल जी, बीजेपी के युवा नेता, प्रवक्ता, बेहद संयमित और तथ्यान्वेषी एक युवा नेता हैं। निगाह रखिएगा इन पर, बहुत स्वागत है। और उनके साथ हैं बिल्कुल एक बड़े मजे हुए, तपे हुए, परिपक्व राजनेता, जो वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, जेपी धनोपिया जी हमारे साथ हैं कांग्रेस के। उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं और बड़ी तड़प है उनके मन में कि गुजरा हुआ ज़माना भले ही वो गीत कहे कि आता नहीं दोबारा, लेकिन राजनीति में ये ज़माना लौटता है और धनोपिया जी की बिल्कुल इच्छा है कि वो ज़माना लौटे। चैतन्य भट्ट जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, उनका भी स्वागत। चैतन्य जी, सबसे पहली टिप्पणी आपकी, क्या कहेंगे आप? दिग्विजय रिटर्न्स, क्या ये रिटर्न्स उस तरह से ब्लॉकबस्टर हिट जिसको हम कहते हैं कांग्रेस के लिए साबित हो सकता है, या वक्त की नदी में, जैसा हमने कहा, बहुत पानी बह चुका है और बहुत सारी स्थितियां भिन्न होंगी? किस तरह से आप मूल्यांकन करते हैं? जी भट्ट साहब। जी जी देखिए शरद जी, जहाँ तक दिग्विजय सिंह जी का सवाल है, मुझे लगता है कि उनके जो भी बयान आते हैं वो पार्टी को संकट में डालते हैं। दूसरी बात, आपने जैसा कहा कि दिग्विजय सिंह सारे नेताओं को इकट्ठा कर रहे हैं, जो भी संगठन में फूट है या जो भी नेता इधर उधर अपना मुंह छुपाए बैठे हैं उनको इकट्ठा करेंगे। सवाल नेताओं को इकट्ठा करने का नहीं होता है, वोट तो जनता डालती है, आम मतदाता डालता है। और दिग्विजय सिंह की जो छवि है वो मुझे लगता है कि आम मतदाताओं के मन में ठीक नहीं है और यही कारण है कि वो साध्वी प्रज्ञा से इतने बड़े अंतर से चुनाव हार गए। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, तो कांग्रेस की अभी स्थिति ये है कि वो एक ऐसी धारा में ना बहकर धारा के पलट खड़ी हुई है, विशेषकर दिग्विजय सिंह। जब पूरे देश में हिंदुत्व की हवा चल रही हो, उस समय अगर आप अल्पसंख्यकों को और मुसलमानों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि ये सफलता मिलना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि जिस तरह के बयान दिग्विजय सिंह देते हैं उससे भारतीय जनता पार्टी इस बात को पुख्ता कर चुकी है, अच्छे से ठोस रूप से उसको पुख्ता कर चुकी है कि दिग्विजय सिंह जो हैं वो हिंदुओं के विरोधी हैं, क्योंकि इनका प्रचार तंत्र इतना तगड़ा है भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस उसका कोई मुकाबला कर नहीं पाती। अगर दिग्विजय सिंह एक भी बयान देते हैं तो उसको इस तरह से प्रचारित कर दिया जाता है कि दिग्विजय सिंह जी। लेकिन चैतन्य जी, यहाँ दिग्विजय सिंह जी की अगर हम बात करें तो ना वो चुनाव लड़ रहे हैं और ना ही वो मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी हैं, और आमतौर पर चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी वही नेता संभालते हैं जिनका जनाधार या तो जैसा आप कह रहे हैं कि बहुत जनता के बीच में बहुत ही मौजूद नहीं होता है, या फिर जो चुनावी राजनीति से अपने को परे कर लेते हैं। यहाँ दिग्विजय सिंह जी की उसी भूमिका पर हम बात कर रहे हैं। जी जी। नहीं, देखिए ठीक है, भूमिका उनकी कुछ भी हो सकती है कि वो चुनाव लड़ाना चाहते हैं, लेकिन जनता और आम मतदाता के बीच में उनकी छवि कुछ दूसरी तरह की बन गई है। ये ठीक है कि वो सांप्रदायिकवाद के खिलाफ लड़ते रहते हैं, हमेशा इस तरह का बयान देते हैं, लेकिन आज की तारीख में जी आप खुद सोचिए कि किस तरफ से हवा बह रही है, हवा किस तरफ बह रही है, उस हवा के खिलाफ अगर आप खड़े होंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई सफलता मिल पाएगी। तो चैतन्य भट्ट साहब, मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। चैतन्य भट्ट साहब मानते हैं कि ये नया दायित्व भी उनकी छवि से, ऐसा उनका कहना है कि छवि से टकराएगा और इसका बहुत बेनिफिट, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, कि उनका ये भी कहना है कि कांग्रेस को शायद नहीं मिल पाएगा। बहरहाल इसका फैसला वक्त करेगा। आशीष जी की टिप्पणी, फिर मैं चलूँगा धनोपिया साहब की तरफ। देखिए, अगर विपक्षी को तय करने का मौका मिले तो सबसे कमज़ोर टीम चुनेगा। तो भारतीय जनता पार्टी तो शुभकामनाएं देती है उस विचार को जिसमें मध्य प्रदेश में दिग्विजय रिटर्न्स और केंद्र में राहुल जी यथावत बने रहे। उनका भी रिटर्न ही होगा क्योंकि वो प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी नहीं है। दिग्विजय रिटर्न्स का मतलब क्या है? दिग्विजय रिटर्न्स का मतलब वो बंटाधार युग का रिटर्न। दिग्विजय सिंह रिटर्न का मतलब वो जो किसानों पे गोलियां चली उस याद का रिटर्न।
वो जो सड़कें नहीं थी, वो जो बिजली नहीं थी, वो जो मिसमैनेजमेंट था, जो भ्रष्टाचार था, उसका रिटर्न। और उसके बाद जैसे चैतन्य भट्ट जी ने कहा, उनकी लोकप्रियता देखिए किस शिखर पे है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री होने के बाद जब भोपाल की जनता के सामने आते हैं तो 3.5 लाख मतों से वो पराजित होते हैं। उनके ही पार्टी के नेता, जो अभी तक ऑफिशियल बयान है उमंग सिंगार का कि वे रेत माफिया हैं, शराब माफिया हैं, ब्लैकमेलर हैं, पर्दे के पीछे से सरकार चला रहे हैं। और यहाँ पे दिग्विजय सिंह जी तो खुद एक बार ऑन कैमरा मान चुके थे कि वे जहां खड़े हो जाते हैं 2018 में कांग्रेस के वोट कटने लगते हैं। तो ऐसे में दिग्विजय रिटर्न्स मुझे कोई संभावना दिखती नहीं है, और होती है तो कांग्रेस को बहुत शुभकामनाएं। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, देखिए कोई भी संगठन हो या परिवार चलता पैसे से ही है, और कांग्रेस के पास भारतीय जनता पार्टी जैसी कोई ट्रांसपेरेंट जनता से और कार्यकर्ता से जाके चंदा या समर्पण या धन संग्रह करने की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में दिग्विजय सिंह जी कहां से उस व्यवस्था को चला पाएंगे, उसमें भी बहुत संदेह है। तो ऐसा लगता है कि दिग्विजय रिटर्न्स तो नहीं होगा, परंतु वहां दिग्विजय सिंह जी अपने पुत्र को स्थापित करने के लिए जरूर बार बार प्रासंगिक होते हैं, परंतु सेल्फ गोल करते हैं। जैसे आज उन्होंने मुसलमानों को पत्थरबाज बता के, बिकाऊ बता के उनका असम्मान किया, ऐसे लगातार करते रहते हैं। तो बीजेपी भी ये मान रही है कि दिग्विजय सिंह जी उनके लिए शुभंकर हैं और उनको बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि वो संभालें ये दायित्व। अब देखिए कि और राहुल जी यथावत रहें केंद्र में, ऐसा बीजेपी का कहना है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब टशन ये है बीजेपी का कि की फर्क पैदा ही यार, आर दो यार, दिग्विजय सिंह जी भी आ जाएं, उधर राहुल जी भी रहें, हमारे लिए तो दोनों चंगे हैं जी, कोई फर्क नहीं पैदा है। बहरहाल धनोपिया साहब क्या सोचते हैं? गंभीर मुद्रा है उनकी, और निश्चित तौर पर इस गंभीर मुद्रा से कुछ गंभीर चिंतन रूपी टिप्पणी हमें मिलने वाली है। जी धनोपिया साहब। देखिए शरद जी, आपकी भूमिका को भी मैंने सुना, चेतन भट्ट साहब ने भी बहुत अच्छी बातों को स्पष्ट किया। मेरे मित्र आशीष अग्रवाल जी ने तो स्वयंकर मान लिया और अपने आप को हो गया। इनको तो खुश होना चाहिए कि 50 कमियां निकाल रहे हैं, ये तो चुपचाप बैठे हैं कि ठीक है जो हो रहा है अच्छा है, इनके लिए अगर खुशी मांग चलते हैं। वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है कि जिन मुद्दों को मेरे मित्र आशीष जी ने गिनाया है ना, इन्हीं 17 सालों के मुद्दों को जब जनता देखेगी तो आज मध्य प्रदेश में हालात क्या है। भ्रष्टाचार चरम पर है, बलात्कार बच्चियों के मामले में देश में नंबर आया है, कुपोषण का मामला सामने है, प्रशासनिक व्यवस्थाएं आपके सामने है, सारे के सारे अधिकारी कर्मचारी जिस तरह से भ्रष्टाचार में डूबे हुए सबके सामने है। और जहां तक बात गुटबाजी की है कि आप उन्होंने ये कहा उन्होंने कहा, तो भाई इनके नेतृत्व के साथ रोज नया सूट सिलवाते हैं। बस मैं आज जा रहा हूँ शपथ लेने के लिए, कैलाश विजयवर्गीय की रोज अपने बालों को रंग करके बैठ जाते हैं कि बस मैं तो खुद जा रहा हूँ। तो आप अपने घर भी तो देखिए, हमारे यहाँ की व्यवस्था हम पर छोड़ दीजिए भाई। मैं चेतन भट्ट साहब की कुछ बातों से सहमत हो सकता हूँ, लेकिन आशीष अग्रवाल जी जो अपनी बातें कह रहे के बात करना चाह रहे हैं, तो अपना घर पहले देखें मेरे मित्र, अपने दूसरों घरों की वजह परेशान नहीं। और अगर आपको हमारे घर से आपको अगर फायदा हो रहा है तो आप तो खुश रहिए ना, जश्न मनाइए। क्यों आप इतना सीख दे रहे हैं कि ऐसा कर लीजिए वैसा कर लीजिए? वास्तविकता ये है कि अब आपकी नीचे की जमीन खिसक गई है। इस मध्य प्रदेश के अंदर 3 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है। आज नौकरियां नहीं है देने के लिए, 55-60 लाख युवा बेरोजगार मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं। ओबीसी के साथ आपने जो धोखा किया पिछड़े वर्ग के साथ। धनोपिया साहब, आप भी ये मान रहे हैं कि ये जमीन किसी नेता की वजह से नहीं खिसकी है? आपका दावा है कि मुद्दों की वजह से खिसकी है। मुद्दों की वजह से खिसकी है। नेता इनके है कौन? नेता क्या है? वो भाग्यशाली। आपके नेताओं की बात कर रहा हूँ मैं। हमारे नेताओं का सवाल वो नहीं है। अभी मैं अब भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ। ये जो बात कर रहे हैं ना, ऐसा हो गया तो अपनी जमीन देखें, आपके हालात देखिए। आदरणीय कमलनाथ जी को लेकर दिन रात कोसते रहते हैं, दिग्विजय सिंह जी से घबराहट हो रही है। अरे अगर आप कह रहे हो कि ये हो गया तो आप कहिए ना उस समय जाके जनता में, देखिए दिग्विजय सिंह जी आ गए। दिग्विजय सिंह जी साफ तौर पर कह चुके हैं, और रिटर्न के सवाल तो उठता ही नहीं है भाई। गई कहीं नहीं तो रिटर्न कहां से होंगे? मध्य प्रदेश में उनकी भूमिका लगातार है, 2018 से लगातार काम कर रहे हैं। वो आज भी हमारे बीच में है, राष्ट्रीय नेता है, उनकी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक हैसियत और स्टेटस बना हुआ है। मध्य प्रदेश में वो अकेले एकमात्र ऐसे नेता हैं जो हर कार्यकर्ता को नाम से और उसके काम से और व्यक्तित्व से जानते हैं। तो उनकी अपनी उपलब्धियां अपने वो है। जहां तक भोपाल के लोकसभा चुनाव का सवाल है, वो सबको मालूम है सांप्रदायिकता का चुनाव था, वरना उनके लिए जो खुद एक आपराधिक प्रवृत्ति की महिला थी, उनको लगा आपने खड़ा कर दिया था। क्यों खड़ा कर दिया था? आप किसी अच्छे नेता खड़ा करते थे, लेकिन आपको मालूम है कि हमें तो हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीतना है। तो ये सारी बातें वक्त में चली गई हैं, उनको हम डिस्कस नहीं करना चाहते। लेकिन दिग्विजय सिंह जी के आने से कांग्रेस पार्टी का सवाल ये, कांग्रेस पार्टी तो दिग्विजय सिंह जी है, कहीं गए ही नहीं है। दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में काम चल रहा है। और हमारे मुखिया आदरणीय कमलनाथ जी साफ तौर पर कह चुके हैं कि सारे नेताओं को हम साथ लेके चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार, उनकी उजागर, उनकी कमियां सारी सामने लेके चलेंगे। और 2023 में सरकार बनेगी, ये नोट कर लीजिए शरद जी। आपका सहयोग मिलेगा, हम लोगों को सरकार बनेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से आम जनता परेशान है। जो मिलता है आपको मिलते हैं, आपसे कहते होंगे बहुत हो गया साहब, अब तो हटाइए हटाइए, बहुत हो गया।
तो ये हालात तो बने हुए हैं ना। आज महंगाई चरम पे पहुंच रही है, महंगाई से मुंह मोड़ने के लिए दुनिया भर के मुद्दे ले आते हैं, ये मुद्दा फैला दो, वो मुद्दा फैला दो, उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को लेटर लिख दो कि उन्होंने अवमानना कर दी। ये सब बातों में जनता का ध्यान भटकाने में लगे हुए हैं ये लोग। वास्तविकता ये धरातल पर देखें चलिए। कि क्या हो रहा है। जी, शुभकामनाएं बीजेपी को भी हैं, धनोपिया साहब आपको भी हैं, और लोकतंत्र का ये जो 5 साला एक युद्ध है, इस युद्ध में वही विजयी होता है जो जनता के मन पर असर डाल पाता है, और इसके लिए आप दोनों कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, और निश्चित तौर पर यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है और उसकी ताकत भी है। भट्ट साहब, मुझे ये बताइए कि कांग्रेस की एकजुटता पर बीजेपी हमेशा सवाल खड़े करती रही है। दिग्विजय सिंह जी का ये कहना या रणनीति पूर्वक उनसे ये कहलवाना कि मैं निकल रहा हूँ यात्रा पर, चुनाव में अभी करीब करीब 15-16 महीने हैं, यानी आप कह सकते हैं कि दोनों ही पार्टियों के लिए, और बीजेपी तो काफ़ी आगे दिखती है चुनावी तैयारियों में, दोनों पार्टियों के लिए अभी मैदान इस मायने में खुला है कि जो अच्छी तैयारी करेगा उसको अच्छे नतीजों की भी उम्मीद करनी चाहिए। दूसरी तरफ अरुण यादव जी भी मना लिए गए प्रतीत होते हैं, अजय सिंह जी भी बैठकों में नजर आ रहे हैं, और सुरेश पचौरी जी जो पहले बिल्कुल नजर नहीं आते थे वो भी दिख रहे हैं। तो कांग्रेस गलतियों से सीख भी रही है और अपने तमाम बड़े नेताओं को साथ लेकर आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रही है। इसे आप किस तरह देखते हैं? जी भट्ट साहब। जी। नहीं, देखिए शरद जी, बैठक में आ जाना मुझे नहीं लगता कि कोई आपने किसी को मना लिया है। कई बार बुझे मन से भी लोग बैठक में आ जाते हैं कि चलो ठीक है यार चले चलते हैं, कहने को हो जाएगा कि हाँ हम सब इकट्ठे हैं। सवाल इस बात का है कि आप जनता तक अपनी बात क्यों नहीं पहुंचा पा रहे। आपने, धनोपिया जी ने बहुत अच्छे अच्छे मुद्दे गिनाए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज की तारीख में ये मुद्दे बहुत पावरफुल हैं, लेकिन ये मुद्दे जनता को क्यों पसंद नहीं आ रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आप देखिए कि 5 राज्यों के चुनावों में इन सब मुद्दों को किनारे करके एक ही मुद्दा चला, वो हिंदू मुसलमान का धार्मिक उन्माद का मुद्दा चल रहा है इस समय। ऐसी स्थिति में ना किसी को बेरोजगारी की चिंता है, ना किसी को महंगाई की चिंता है, ना किसी को पेट्रोल डीजल के बातों की चिंता है। तो ये मुद्दे जो है ये जनता तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे और जनता पर उनका असर क्यों नहीं हो पा रहा? या तो आप उसको प्रभावी ढंग से उठा नहीं पा रही है कांग्रेस, या फिर इन मुद्दों को छोड़ दिया गया है जनता के द्वारा कि ठीक है जिनकी सरकार चल रही वही बेहतर काम कर रहे हैं। तो ये स्थितियां बदलने में मुझे लगता है कि बहुत कोशिश की ज़रूरत है। दूसरी बात, जो प्रचार तंत्र की मैं बार बार बात करता हूं कि कांग्रेस का प्रचार तंत्र भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले बहुत कमज़ोर है। अभी देखिए, उन्होंने, दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पे आरोप लगाया कि ये कुछ बेरोजगार मुसलमान युवकों को पैसा देके पत्थर फेंकवाते हैं, उसको उन्होंने दूसरा रंग दे दिया। भारतीय जनता पार्टी ने ये रंग दे दिया कि ये एक पूरी कौम को बदनाम कर रहे हैं। तो ये जो तरीका होता है भारतीय जनता पार्टी का, उसके सामने कांग्रेस कहीं नहीं रुक पाती है। ये जो कुछ भी अगर बोलते, अब जैसे उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी की बकवास सुनने थोड़ी जाऊंगा विधानसभा में, कमलनाथ जी ने कहा, उसको उन्होंने इस तरह से रंग दे दिया कि वो विधानसभा की बेइज्जती कर रहे हैं, उस पर विशेषाधिकार की बात करने लगे। तो ये जो बयान इस तरह के होते हैं, इनको भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी दोनों मध्य प्रदेश में रहे यहाँ, ताकि हमारे लिए कोई चुनौती ही ना बने। क्योंकि जिस तरह के बयान नेताओं के द्वारा आते हैं कांग्रेस के, उससे भारतीय जनता पार्टी को लाभ ही होता है, नुकसान नहीं होता है। आशीष जी, चुनाव को आप काफ़ी बेहतर समझते हैं युवा नेता होने के बाद भी, और कई बार चुनाव में किसी एक नेता को या एक से अधिक नेता को टारगेट करना भी चैलेंज बनता है। जिस तरह से 2018 में आपने उस समय कांग्रेस का हिस्सा रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को टारगेट किया था, लेकिन उसका बहुत फ़ायदा नहीं हुआ। अभी आपका निशाना कमलनाथ है। आपके हर बड़े नेता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को छोड़कर, और उनकी ये शैली है कि वो आग उगलते हुए बयानों के साथ राजनीति में आगे नहीं बढ़ते हैं उस तरह से जैसे कंटेम्प्रेरी पॉलिटिशियन बढ़ते हैं। वो कम बोलते हैं, उस पर जब ज़रूरत पड़ती है तो बोलते हैं और तब खूब भी बोलते हैं। लेकिन आप जिस तरह से कमलनाथ जी को टारगेट कर रहे हैं, क्या कहीं ये तो नहीं है कि इससे कमलनाथ जी को या कांग्रेस को कुछ फायदा भी हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मध्य प्रदेश में है कौन? नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ। तो भारतीय जनता पार्टी अगर कुछ भी टारगेट करेगी तो इन्हीं तीनों लोगों को करेगी। दूसरी बात, अगर वो बदजुबानी, बकवास जैसा शब्द
अगर कमलनाथ जी के मुख से निकलेगा तो उसको टारगेट कमलनाथ जी के लिए किया जाएगा। और विषय सिर्फ इतना है कि कमलनाथ जी जो इतना बड़ा संसदीय अनुभव रखते हैं, उस तरीके की अगर हल्की भाषा रखते हैं तो मेरे जैसे या मेरे से और थोड़े से उम्र में बड़े जो नए पार्लियामेंट्रियन हैं, जो नए विधानसभा के सदस्य हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये किसी ने मानहानि का मुकदमा दर्ज नहीं कराया, पर हर विधायक का ये मानहानि है, क्योंकि उसके क्षेत्र की जनता ये समझेगी कि जिस जगह हमने इनको चुन के भेजा वहां पर बकवास हुआ। तो टारगेट करना स्वाभाविक है, पर हमें यह भी समझना चाहिए कि जब 15 महीने में मध्य प्रदेश की जनता ने गाहे बगाहे कमलनाथ जी को मौका दिया था, तो उन्होंने क्या किया? वादा खिलाफी और भ्रष्टाचार। और उसके परिणाम लगातार जितने भी उपचुनाव हुए हैं, मध्य प्रदेश की जनता ने लगातार अपना मत दिया है कि वो 15 महीने की उनको कमलनाथ सरकार पसंद नहीं थी। आदरणीय चेतन भट्ट जी की बात को मैं काउंटर नहीं करूंगा, पर बहुत सम्मान से कहता हूं कि हमें कलेक्टिव विजडम ऑफ पीपल को चैलेंज नहीं करना चाहिए। आप एक व्यक्ति को मूर्ख बना सकते हो पर समूह को नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी ना सिर्फ लोगों को टारगेट करती है, अपितु अपनी जनहितकारी लोक कल्याणकारी योजनाओं को भी लेकर जाती है, बेनिफिशियरी क्रिएट करती है, तब जाके ये हमें वोट मिलते हैं। आदरणीय धनोपिया जी का बहुत सम्मान करता हूं, पर भोपाल लोकसभा की चुनी हुई जनप्रतिनिधि के लिए जो भाषा उन्होंने बोली, मुझे लगता है कि शायद उनको खुद चिंतन करना चाहिए। ये आग्रह सभी से ठीक है करूंगा, क्या? ये आपकी बात से मैं सहमत हूं कि हम बहुत इस तरह की टिप्पणियों से बचें। दूसरी बात, बाबा साहब ने जो संविधान दिया है उसमें जनहित के मुद्दों पर डिबेट करने का कौन सा मंच है? ये न्यूज रूम या वो संसद और विधानसभा के जितने भी सत्र होते हैं? और उसमें कांग्रेसियों ने कब कब क्वेश्चन लगाए हैं और महंगाई के विषय पर चर्चा की है। आज जब महंगाई का आप बिगुल बजाना चाहते हैं और जब मोदी जी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करते हैं आपके राज्य के कि उत्तराखंड में तो है 14% और आपके राज्यों में 32%, तो आपके पास सवाल का उत्तर नहीं है। तो मुख्य विषय यह है कि आप ना तो जनता की अपेक्षाओं पे खरे उतर रहे हैं, ना ही अपने पार्टीजनों की अपेक्षाओं पे खरे उतर रहे हैं। साहब, जवाब आपका। जी, मैं अपने मित्र से पूछना चाहता हूं कि क्या बकवास असंसदीय शब्द है क्या? बता दें, जवाब दे दें। क्या असंसदीय है या नहीं? क्या राहुल गांधी के लिए आप बकवास शब्द यूज कर सकते हैं क्या, कि राहुल गांधी बकवास करते हैं? उसने कहा कि क्या ये कांग्रेसियों के संस्कार है क्या आपस में एक दूसरे की बात को बकवास कहते हैं? हो गया। अरे असंसदीय शब्द नहीं है, और विधानसभा के बाहर बोला हुआ कोई भी शब्द किसी तरह का, अरे गलती के लिए माफी मांगने से बड़ा होता है इंसान, और उसको डिफेंड करने से वो और नीचे गिरता जाता है। अब आप बकवास को डिफेंड कर रहे हैं धनोपिया जी। लोगों को बताओ और छोटे छोटे मुद्दे लेके आ जाओ। बकवास संसदीय शब्द नहीं है, कम से कम मेरे ज्ञान में तो नहीं है। जिस दिन शिवराज सिंह चौहान 22 तारीख को अमित शाह की सभा में बोलने खड़े हुए, तब एक मंत्री यहाँ पे खड़े होने लगे, तुमने कुर्ता खींच दिया, बैठ क्यों सम्मान में खड़ा है? ये नहीं बोल रहे हो आप? क्या कंपैरिजन है? कहाँ जा रही है ये? प्रदेश को लेके जा रही है, इसकी बात नहीं कर रहे हैं आप लोग। आप इस तरह की बातों को बताइए ना, क्या है इसका मतलब? एक मुख्यमंत्री के सम्मान में एक मंत्री खड़ा हो रहा है तो दूसरा मंत्री उससे प्रतिद्वंदी है। बकवास का अंग्रेजी शब्द क्या होता है धनोपिया जी? नॉनसेंस। आप समझिए तो। और ये जो आईएनसी अब इंडियन नॉनसेंस कांग्रेस बनती जा रही है जब आप इस तरह की कुतर्क देते हैं। रिपोर्ट करता हूं कि चालाकी में हम आपसे बहुत पीछे हैं, झूठा प्रचार करने में हम आपसे बहुत पीछे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। और जहां तक पैसे का आपने बोला, खुद ही स्वीकार किया, आप पास तो बहुत माल है, क्योंकि समर्पण निधि कौन देता है? कहां से समर्पण निधि? ट्रांसपेरेंट पैसा संगठन चलाने की व्यवस्था है हमारे पास। आप बताइए कौन सा कांग्रेसी किस समाज के व्यक्ति के पास गया 10 रुपए 100 रुपए मांगने? लोग हमें बता रहे हैं कि हमारे पास तो बहुत पैसा है, खूब कमाई हो रही है, बक्सों भर के निकल आ रहे हैं लोगों के पास नोट। देखिए क्या हालत हो रही है। जब जमहूरी मैदान पे अभी 100 करोड़ रुपए का शो किया आपने। आप एक कांग्रेसी बता दीजिए जो समाज में जाके धन संग्रह करके आया। धनोपिया साहब, मुद्दे पर हम आ जाए। मुझे लगता है ये सारे मुद्दे हम बोल रहे हैं ना, चालाकी में हम पीछे हैं, भ्रष्टाचार में हम पीछे हैं, हमारी कमजोरियां हम साफ तौर गिना रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जैसे झूठ नहीं बोल सकते हैं बिना किसी जनता के विश्वास में पीछे हैं। नरोत्तम मिश्रा, रामेश्वर शर्मा और विश्वास सारंग रोज सुबह उठते हैं और 9 बजे कपड़े पहने और फिर व्यक्तिगत मैं निवेदन करूंगा, व्यक्तिगत टीका टिप्पणी से हम बचें। क्या दिया इस प्रदेश को? क्या दिया है आप बताइए? कहाँ आपने रोजगार दिए? क्या आपने पिछड़े वर्ग को दिया? क्या किया? लोगों को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं किया ना। आप बताइए, खरगोन के अंदर जब आईबी की रिपोर्ट थी 10 दिन पहले से, यहाँ पे स्थिति गंभीर है, आपने क्यों कंट्रोल नहीं किया? मैं कहता हूं गृह मंत्री मुख्यमंत्री क्यों जिम्मेदार नहीं है इस बात के लिए, और आपने उसको कर दिया। खरगोन में दंगा होता है, फसाद होता है, पत्थर फेंकते हैं। भोपाल में गुलाब के फूल डाले जाते हैं। क्या मतलब इसका? मैनेजमेंट है ना आपका। आशीष जी कुछ सेकंड्स में जवाब दीजिए आप।
कुछ सेकंड्स में। देखिए, कमलनाथ सरकार ने एक इन्वेस्टर समिट बुलाई थी, मैग्निफिसेंट एमपी। मैग्निफिसेंट का अर्थ होता है बहुत अच्छा, और उसमें जो उन्होंने इन्वेस्टर्स को बुला के परोसा था, वो भारतीय जनता पार्टी ने जो बनाया था वही परोसा था। 1.5 लाख किलोमीटर से अधिक सड़कें, प्रचुर बिजली की उपलब्धता, लैंड बैंक 4.5 लाख हेक्टेयर से अधिक। अगर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया नहीं तो वो मैग्निफिसेंट एमपी कहां से हो गया था उस समय? तार्किक बातें कीजिए प्लीज। तार्किक बात है। चलिए धनोपिया जी, बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत धन्यवाद करता हूं आशीष जी, और बहुत धन्यवाद करता हूं चैतन्य भट्ट जी आपका। लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस को धैर्य रखना ही होगा, संयमशील होना ही होगा। धनोपिया जी जो बातें कह रहे थे उसमें इस बात से मैं सहमत हो सकता हूं कि बीजेपी का प्रचार तंत्र बहुत मजबूत है, और बीजेपी के पास एक स्ट्रेंथ है उसकी कि वो प्लस और माइनस से जुड़े हुए बयानों को बहुत तरीके से चुनती है और उनको मिसाइल बनाकर जहां विपक्ष की तरफ छोड़ देती है, वहीं अपने लिए वो एक ऐसा डिफेंसिव वेपन तैयार कर लेती है उन्हीं बयानों से जो उसकी मदद करता है और मिसाइल बनकर उसके अपोजिशन पर वार करता है। लेकिन चुनाव सिर्फ इन्हीं हथियारों से न लड़े जाते हैं न जीते जाते हैं। चुनाव जीते जाते हैं कार्यकर्ताओं के मनोबल से, सही निर्णय से, सही मुद्दों को उठाने से और अपने चुनावी घोषणा पत्र की दिशा जनता की आकांक्षाओं की तरफ मोड़ने से। दोनों ही पार्टियां सावधान हैं, क्योंकि बहुत ही दिलचस्प इस बार का चुनाव इस मायने में है कि 2 सरकारों का जनादेश इस बार जनता के सामने है, क्योंकि एक 14-15 महीने रही है और एक करीब 3.5 साल। जब चुनाव में हम जाएंगे 2023 में तो उसको 3.5 साल होगा, यानी एक का 1.5 साल का रिपोर्ट कार्ड रहेगा जनता के सामने और एक का 3.5 साल का। और दोनों ही राजनीतिक दल इसको लेकर बिल्कुल पंजों के बल खड़े हैं, क्योंकि वो जानते हैं ये चुनाव नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और तैर के जाना है। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, आंदोलन के लिए आंदोलन। नमस्कार।